राइज ऑफ द हिटलर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 तक। और बेटा पहला वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था सेंट्रल पावर, जिसमें एक टीम में थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, और दूसरे साइड थे एलीड पावर्स, जिसमें थे फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस अक्सर एग्जाम में आ जाता है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हो गया तो जर्मनी को साइन करना था एक हार्श और ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी, क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया था जर्मनी को, और काफ़ी सारे अब बहुत ही ह्यूज अमाउंट कंपनसेशन के रूप में देना पड़ा था। उसके बाद है वीमर रिपब्लिक। जब जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस जो था, एक फेडरल स्ट्रक्चर सेटअप किया गया जर्मनी में, लेकिन वीमर रिपब्लिक को फेस करना पड़ा बहुत सारी प्रॉब्लम्स का। तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, 6 पॉइंट से कोई भी 3 to 4 पॉइंट्स याद कर लेने हैं आपको। इसमें उन्होंने साइन किया ट्रीटी वर्साइलिस में। वर्साइलिस एक जगह थी और इसलिए उसको जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया इस वर्ल्ड वॉर के लिए, और वीमर रिपब्लिक को पे करना पड़ा वॉर का पूरा कंपनसेशन जो भी फाइनेंशियली था। वीमर रिपब्लिक को फेस करना पड़ा रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग, जिसमें स्पार्टिस्ट लीग थे, लेकिन अपराइजिंग जो था जब वो स्पार्टिस्ट बढ़ रहे थे तो उनको क्रश कर दिया गया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज हुआ 1923 में, तो प्रिंटेड पेपर करेंसी जो था रेकलेसली उसको बेकार कर दिया गया। बहुत ज़्यादा मनी प्रिंट किया गया, लेकिन जिसके वजह से इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया। इन्फ्लेशन के बढ़ने को कहा जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। इसमें होता क्या है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया जिसने जर्मनी के इकोनॉमी को हिट किया। उसके बाद कुछ इनहेरेंट डिफेक्ट्स भी थे, जिसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो वीमर रिपब्लिक जो था वो फ्रेजाइल हो गया और लोगों ने कॉन्फिडेंस डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट सिस्टम में खो दिया। उसके बाद राइज हुआ हिटलर का। हिटलर जो बॉर्न हुआ था वो ऑस्ट्रिया में 1889 में बॉर्न हुआ, और वो जर्मनी आर्मी में था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और उसने बहुत सारे मेडल्स अपने ब्रेवरी के लिए जीते। वो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का हेड था, और जो कि बाद में उसी पार्टी का नाम, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का नाम नाजी पार्टी बन गया था। और जब ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो नाजिज़म जो था वो मास मूवमेंट में तब्दील हो चुका था 1932 में। हिटलर्स पार्टी वो लार्जेस्ट पार्टी थी, लगभग 37% वोट मिले थे हिटलर की नाजी पार्टी को। 30 जनवरी 1933 में हिटलर जो था वो चांसलर बन गया था, और जो कि सबसे हाईएस्ट पोजीशन था जर्मनी में। 28 फरवरी 1933 में हिटलर ने इनडेफिनेटली सस्पेंड कर दिया सिविक राइट्स, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच ख़त्म कर दिया, फ्रीडम ऑफ प्रेस ख़त्म कर दिया, फ्रीडम ऑफ असेंबल यानी एक जगह इकट्ठा होना वो भी ख़त्म कर दिया। एक फायर डिक्री साइन किया गया और उसको इम्प्लीमेंट किया गया। फिर मार्च 1933 में फेमस एनेबलिंग एक्ट को पास किया गया। इसमें हिटलर ने सारे पावर्स को साइडलाइन कर दिया पार्लियामेंट को, और जितने भी रूल थे डिक्री के, और इसीलिए डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश हो गया जर्मनी में। उसने लीग ऑफ नेशन को भी ख़त्म कर दिया 1933 में, और उसने दोबारा राइनलैंड को रीऑक्यूपाई कर लिया 1936 में हिटलर ने बड़ा इंटीग्रेट किया है, इकट्ठा किया ऑस्ट्रिया और जर्मनी को 1938 में, और एक स्लोगन दिया, एक नारा दिया, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। उसके बाद वो पोलैंड में भी घुस गया सितंबर 1939 में, और इसकी वजह से फिर से वॉर शुरू हो गया था, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। तो हिटलर ही रिस्पॉन्सिबल था इसके लिए भी, ना वो पोलैंड में एंटर करता, ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता। और इन सितंबर 1940 में एक ट्री पार्टी पैक्ट को साइन किया गया। तो ये ट्री पार्टाइट पैक्ट जो है ये जर्मनी, इटली और जापान के बीच में साइन किया गया था। इसको मतलब तीनों एक ही साइड में थे, और इन पावर को बोला जाता है जर्मनी, इटली और जापान को एक्सिस पावर। एलिड पावर में कौन थे उनके विरोध में? फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, सोवियत यूनियन। उन्होंने अटैक किया सोवियत यूनियन को जर्मनी ने 1941 में, और सेकेंड वॉर एंड हो गया 1945 में। एलिड पावर जो थे
उन्हें जीत मिली थी, क्योंकि उस समय जब जापान जो था, जापान के ऊपर यूएसए ने हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिराए थे, जिसके वजह से बहुत नुकसान हुआ था और उस नुकसान का असर आज भी देखा जाता है। उसी के बाद से वर्ल्ड वॉर सेकेंड समाप्त हो गया। उसके बाद रेशियल सुपरमेसी था। हिटलर ने कंसिडर किया कि जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस है वो सबसे टॉप के हैं और ज्यूज़ जो थे वो सबसे नीचे माने जाते थे। उसके बाद लेबरनिज्म, कंसेप्ट ऑफ लेवेंसरम शुरू किया गया। इसका मतलब था लिविंग स्पेस। हिटलर विश्वास करता था कि न्यू टेरिटरीज जो एक्वायर किए हैं उसने वो जर्मन पीपल लोगों के लिए किए हैं। नाजीज बिलीव करते थे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में। हिटलर ने अडॉप्ट किया टाइटल डर फुरहर, जिसका मतलब था द लीडर, और स्लोगन दिया एडोल्फ हिटलर इज़ जर्मनी, जर्मनी इज़ एडोल्फ हिटलर। ये बहुत ही कॉमन स्लोगन था उस टाइम का। फिर नेशनल सोशलिज्म, नाजीज को क्रिटिसाइज़ किया गया। उसने नाजीज ने दोनों को क्रिटिसाइज़ किया, कैपिटलिज्म मतलब जिनके पास पैसा होता है उनको भी क्रिटिसाइज़ किया, और सोशलिज्म यानी समाजवाद को भी क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन इन्होंने एक फ़िलॉसफी जिसको कहा गया नेशनल सोशलिज्म, उसकी नींव रखी। उसके बाद यूथ जो थे नाजी जर्मनी में, तो हिटलर ने फील किया कि स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी इसको इस्टेब्लिश किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ नाजी आइडियोलॉजी से। तो उसने कुछ स्टेप्स उठाए थे। पहला, ज्यूज़ को डिसमिस कर दिया गया स्कूल से, चिल्ड्रंस को अलग कर दिया गया। जर्मन्स और ज्यूज़ वो एक साथ नहीं बैठ सकते थे। उसके बाद स्कूल टेक्स्ट बुक्स जो था उसको दोबारा लिखा गया। चिल्ड्रंस जो थे उनको लॉयल और सबमिसिव रहने के लिए सिखाया गया और ज्यू से नफ़रत करने के लिए सिखाया गया और हिटलर की पूजा करना सिखाया गया। यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया कि भाई आप जर्मनी के बच्चों को एजुकेट करें। उसके बाद जब पीरियड ऑफ रिग्रेस आइडियोलॉजी और फिज़िकल ट्रेनिंग शुरू हुआ और उन्होंने ज्वाइन किया लेबर सर्विस। उसके बाद उन्होंने सर्व किया आर्म्ड फोर्सेस को और एंटर किया नाजी ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद वुमेन्स, नाजी जर्मनी में वुमेन का कैसा हालात था, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो गर्ल्स जो था उनको सिखाया जाता था अच्छी माँ बनना और प्योर ब्लडेड आयरन बच्चे पैदा करना। गर्ल्स जो था उनको मेंटेन करना प्योरिटी ऑफ रेस और अपने आप को जीव से दूर रखने की नसीहत दी जाती थी। हिटलर ने कहा मेरे स्टेट में मदर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट सिटीजन है, लेकिन नाजी जर्मनी सभी मदर्स को इक्वली ट्रीट नहीं करते थे। विमेन जो थी वो रेशली अनडिज़ायरेबल चिल्ड्रन जो देती थी उनको पनिश किया जाता था और जो प्रोड्यूस करती थी रेशली डिज़ायरेबल चिल्ड्रन उनको अवार्ड दिया जाता था। विमेन जो इंकरेज करती थी बहुत सारे बच्चे पैदा करने के लिए उनको अवार्ड दिया जाता था। आर्यन विमेन जो डिविएट हो जाती थी फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट उनको पब्लिकली कंडेम्ड किया जाता था या उनको पनिश किया जाता था। प्रोपेगेंडा क्या था, नाजी रेजिम यूज़ करते थे प्रोपेगेंडा अपने गोल को अचीव करने के लिए। इसमें पहला था मास किलिंग करते थे वो, यानी जिसको स्पेशल ट्रीटमेंट कहते थे वो लोग या फाइनल सॉल्यूशन कहते थे, यानी ज्यूज़ लोगों को मर्डर करते थे। उसके बाद इवैक्यूएशन, इसमें क्या करते थे, उसमें लोगों को गैस चैम्बर में डाल के मार देते थे। मीडिया को केयरफुल रहने कहा गया था। और उसके बाद नाजी आइडियाज़ जो थे वो विजुअल इमेज फिल्म, रेडियो, पोस्टर ये सब छाप के अपना प्रमोशन करते थे। प्रोपेगेंडा फिल्म्स जो थे उनको बनाया जाता था ताकि लोग और ज्यूज़ से नफ़रत करें। तो मोस्ट इनफेमस फिल्म जो थी वो थी इटर्नल ज्यू। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ जो थे वो स्टीरियोटाइप के थे और मार्क्ड किए गए। उसके बाद होलोकॉस्ट अक्सर इस चैप्टर में पूछ लेते हैं। होलोकॉस्ट होता था मास किलिंग, मिलियन ऑफ ज्यूज़ को मार दिया गया था नेजी रीजन में और इसको बोला जाता था होलोकॉस्ट। ज्यूज़ जो थे उनको गैस चैम्बर में ले जाया जाता था और उनको मार दिया जाता था। आई होप सो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें, इससे बाहर से कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसको अच्छी तरह से तैयारी कर लें। थैंक यू वेरी मच RACC।